ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है। हम जो लेसन देख रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी हमारा लेसन है, जिसमें हम जो है पिछले लेक्चर्स में ये देखिए तत्वों के वर्गीकरण का महत्व क्या है और आवर्ती वर्गीकरण को काल क्रमानुसार हम देख रहे थे, जिसमें हमने धातु और अधातु में विभाजन इसको देख लिया। रोबे-रायनर का त्रिक मॉडल क्या था उसको हमने और प्राउड की परिकल्पना क्या थी उसको हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। आज हम इसके आगे का जो है देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा लाइक और शेयर करिएगा। देखिए क्लास 11 की बेस्ट हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या जो है 11th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या 11th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें ये क्लास आपकी काफी हेल्पफुल होगी। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको सब देखने को मिलेंगे, चाहे जिस बोर्ड के हो आप, सभी में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था। सबसे पहली हेडिंग है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हम बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। देखिए सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने जो है उस समय जो 63 तत्व ज्ञात थे, तो उन 63 तत्वों को जो है 8-8 के समूहों में वर्गीकृत किया, यानी उन सभी तत्वों को 8-8 के समूहों में विभाजित किया, वर्गीकृत किया और अष्टक नियम दिया। और इस प्रकार उनका जो है अष्टक नियम दिया गया। और इस नियम के अनुसार अब उनका अष्टक नियम क्या कहता है, यानी नियम क्या था कि यदि तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। यानी जो प्रत्येक तत्व होगा उसके आगे का जो 8वां तत्व आएगा वो उसी के समान गुणधर्म वाला होगा। यानी अगर हम सभी तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो हर एक प्रत्येक तत्व जो होगा उसका जो 8वां तत्व होगा वो उसके समान गुणधर्म वाला होगा। ये इनका अष्टक नियम का सिद्धांत था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि संगीत का जो 8वां स्वर होता है वो पहले स्वर के समान ही होता है। जैसे कि संगीत का जो 8वां स्वर होता है वो प्रथम स्वर के समान ही होता है। तो जैसे मान लीजिए संगीत के स्वर में सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मान लीजिए संगीत का स्वर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां जो होगा, ये 8वां स्वर जो होगा वो पहले स्वर के समान होगा। तो जैसे ये तत्व है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद फिर आ जाएगा नियान। तो जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जो था 7, फिर 9, 11, 12, 14, 16 और 19। अब इसके बाद फिर हमारा जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी फ्लोरीन के बाद जो अगला जो ये जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तत्व तो ये आगे होंगे। 8वां जो इसका तत्व होगा यानी इसका गुणधर्म इसके गुणधर्म के समान होगा। यानी 8वां तत्व जिसका भी होगा उसका जो है उसी के गुणधर्म वाला वो होगा। ये जो है संगीत के स्वरों के हिसाब से जो है न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। तो ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। अब इनके नियम की कुछ सीमाएं थी। देखिए इन्होंने उस समय जो 63 तत्व ज्ञात थे उसमें इन्होंने अपना अष्टक नियम बनाया, उसके हिसाब से वर्गीकृत किया, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इनकी सीमाएं क्या थी, देखिए पहला जो इनका समस्या थी कि इन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यानी अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जो है अब आगे भविष्य में खोजने का कोई इनका मतलब नहीं था, उसी उतने ही तत्वों में इनका जो है सिमट के रह गया। और ये इनका जो सिद्धांत था वो जो है अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू
नहीं होता था। यानी इनका जो अष्टक सिद्धांत था न्यूलैंड का, जिनके परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होते थे उन पर इनका नियम लागू नहीं होता। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके गुणधर्म समान थे तो उनको इन्होंने एक साथ रखा था, यानी एक ही में रखा था, एक साथ रख दिया गया था। एक इनका भी अपवाद। अब बाद में पता चला कि जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उत्कृष्ट गैस की खोज में जो 8वां एलिमेंट था वो पहले एलिमेंट्स के समान कहाँ व्यवहार करेगा, उसका जो गुणधर्म था वो अलग था। तो ये उसी उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद इनका ये सिद्धांत जो है समाप्त। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। अगला हम देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। अगला जो सफल प्रयास जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो सबसे पहले सफल पीरियोडिक टेबल मानी जाती है। हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त। पहले हम देखेंगे मेंडलीव का वर्गीकरण। मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तो देखिए सन 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया। मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इनका जो नियम था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो मेंडलीव का जो नियम प्रस्तुत किया जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। अब चूंकि मेंडलीव ने ही प्रस्तुत किया तो इसलिए इस नियम को जो है मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार यानी मेंडलीव के नियमानुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, यानी जो भी तत्व होते हैं उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं जो रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। The physical and chemical properties of the element, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic masses। यानी जो भी तत्व होते हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो जो है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ये मेंडलीव ने अपना पहला आवर्त नियम प्रस्तुत किया। अब इनके अनुसार अगर हम बात देखें तो तत्वों को अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो समान गुण वाले तत्व, यानी एक समान गुण वाले तत्व एक नियमित अंतर के बाद आते रहते हैं। यानी एक तत्व के बाद जो दूसरा तत्व आएगा उससे रिलेटेड उसका गुण होगा, उसके अगले का जो आएगा उससे रिलेटेड उसका गुण होगा, उसके अगला जो आएगा उससे रिलेटेड अगला होगा। इस तरीके से तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक नियमित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व जो है आते रहते हैं। यह मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है। अब ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थे, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ लक्षण थे। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण। अगर हम मेंडलीव के आवर्त सारणी के लक्षण की बात करें तो देखिए तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहली बात तो परमाणु तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, पहली बात तो ये है। दूसरा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 0 से 8 तक 9 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 0 से 8 तक 9 वर्ग इसमें उपस्थित है। अगला है जो लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व हैं इन्हें आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड जो भी एलिमेंट्स हैं इन्हें आवर्त सारणी के बाहर जो है रखा
गया है, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है। अब हम बात करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपयोगिता क्या है, या इनकी आवर्त सारणी से हमें लाभ क्या प्राप्त हुआ, यानी इसके लाभ क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ या उपयोगिता के नाम से जिसे हम जान। अगर हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या है, उपयोग क्या है, तो सबसे पहला उपयोग हमें जो देखने को मिला है ये है अध्ययन में सुधार, यानी इन स्टडी। अगर देखा जाए तो ये स्टडी करने में जो है, तत्वों के स्टडी यानी अध्ययन में जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी का बहुत महत्वपूर्ण जो है उपयोग देखने को मिलता है। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जितने भी वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का अपना एक विशिष्ट लक्षण होता है। जितने भी वर्ग हैं इन सभी वर्गों का अपना एक विशिष्ट लक्षण होता है। अर्थात एक वर्ग यानी एक वर्ग का लक्षण, भाई अलग अलग वर्ग हैं तो उन वर्गों का अपना अपना, हर एक वर्ग का अपना अपना लक्षण होता है। और अगर आप एक वर्ग का लक्षण मालूम कर ले, एक वर्ग का लक्षण आप याद कर ले, तो उस वर्ग में जितने भी तत्व उपस्थित हैं सबके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये है कि एक वर्ग का लक्षण ज्ञात हो जाने के बाद उस वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों का अध्ययन आसानी से हो जाता है। अब तक 112, देखिए अब तक 112 तत्वों का आवर्त सारणी में 9 वर्गों में रखा गया है। 9 वर्ग में लगभग 112 तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है। केवल इन 9 वर्गों के अध्ययन मात्र से आप केवल 9 वर्गों का अध्ययन कर लीजिए तो आपको 112 तत्वों के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त हो जाती है। कितना आसान है कि 9 वर्ग तैयार करना आसान है, लेकिन अलग अलग 112 तत्वों को ज्ञात करना आसान नहीं है। तो इस तरीके से मात्र 9 वर्ग के अध्ययन से पूरे 112 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो पहला उपयोग है, लाभ है, वो अध्ययन में सुविधा यानी पढ़ने में जो है आसानी। अगला जो इनका लाभ है नए तत्वों की खोज। अगला जो मेंडलीव का उपयोग है आवर्त सारणी का वो है नए तत्वों की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। भाई जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उस समय जब ये बना रहे थे तो बीच बीच में कुछ खाली स्थान जो है छोड़ दिए थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में बीच बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे और उनके बारे में जो है भविष्यवाणी कर दी कि जब ये आगे चल करके खोजे जाएंगे तब ये यहाँ पे रखे जाएंगे। तो बाद में अब वो जो स्थान छोड़ दिया गया था, तो बाद में जब वो खोजे गए यानी जो स्थान छूटा था उसके बारे में खोजा गया तो वो सही पाए गए, यानी वहां पे रखने योग्य पाए गए। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी से जो है नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त हुई। जैसे मान लीजिए भाई आपको अगर कोई क्लू मिल जाए कि हाँ ये यहाँ पे कोई होगा, तो आप कैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं कि उनके दोनों साइड वाला जो एलिमेंट्स है, बीच वाले एलिमेंट से दोनों साइड वाला एलिमेंट्स जो है मिलता जुलता है, यानी दोनों से मिलते जुलते हुए वाला बीच वाला एलिमेंट्स है। तो अब मान लीजिए कोई स्थान अगर आपको खाली मिलेगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर जो रखा गया होगा इधर वाले और इधर वाले दोनों साइड से मिलते जुलते गुण वाले ही एलिमेंट्स होगा। तो अब आपको जब इतना पता चल जाएगा तब अब आसानी से जो है खोज करोगे, और जब खोज करोगे तब आपको वो मिलेगा, और जब मिलता है तो वो रखा गया। तो इस प्रकार से नए तत्वों की खोज के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ ये इतने तत्व और खोजे जाएंगे, इतने तत्व और खोजा जा सकता है। तो ये मेंडलीव का एक भविष्यवाणी थी, एक अपना हिसाब किताब था कि हाँ अब वो बना रहे थे, उनको लगा कि हाँ ये इससे मिलता जुलता वाला गुण नहीं है, तो उन्होंने उसको छोड़ करके आगे बढ़ा के रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने त्रिकालदर्शी विचारधारा के अनुसार जो बीच बीच में स्थान छोड़े थे, तो इस प्रकार इनकी आवर्त सारणी जो है नए तत्वों की खोज में सहायता प्रदान करती है। अगला जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का लाभ है संयोजकता में संशोधन। तो आवर्त सारणी आवर्त वर्गीकरण के आधार पर तत्वों की संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। यानी जो मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण है, तो इनके आवर्त वर्गीकरण से जो है तत्वों की सही संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए इंडियम था, तो इंडियम की संयोजकता 2 समझी जाती है। पहले इंडियम की, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहले इंडियम की संयोजकता 2 समझी जाती थी, परंतु इंडियम के रासायनिक गुणों के आधार पर मेंडलीव ने इसे जो है तीसरे वर्ग में रख दिया। मेंडलीव ने इसे तीसरे वर्ग में रख दिया।
अब अतः अब बाद में फिर जो है इसका जो तुल्यांकी भार था इंडियम का, जो तुल्यांकी भार था और इसका जो परमाणु भार ज्ञात करने के बाद पता चला कि इसकी संशोधित सही संयोजकता जो है वो 3 है। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है तत्वों की सही संयोजकता ज्ञात करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। तो ये तो थे मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। अगला है कि आवर्त सारणी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ये विभिन्न तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित करती है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है विभिन्न तत्वों के गुणों में जो है सहसंबंध, एक दूसरे में कितना संबंधित है इसके बारे में पता चलता है और तथा उनमें विभेद भी स्थापित करती है। यानी ये भी बताती है कि उनमें कितना अंतर है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से विभिन्न तत्वों के आपस में क्या संबंध है, कितना सहसंबंध है तथा उनमें कितना डिफरेंस है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी के इस प्रकार से ये बहुत सारे उपयोग हैं, लाभ है, जो काफी हद तक जो है महत्वपूर्ण और गुण है। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। देखिए लाभ तो हम जान लिए, अब हम देखेंगे इनका दोष क्या है, इनकी कमियां क्या थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो देखिए कई दोष थे इनके। तो सबसे पहला जो दोष देखने को मिला है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। देखो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए ग्रुप में तथा हाइड्रोजन के साथ सेवंथ ए वर्ग में एक साथ रखा गया था। यानी जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप जो कि क्षार धातु का होता है उसमें रखा गया था तथा सेवंथ ए ग्रुप में एक साथ रखा गया था। तो ये हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, एक दोष ये था। दूसरा दोष इनका ये था कि जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट थे इनकी आवर्त सारणी में इनका स्थान नहीं था, इसे आवर्त सारणी के तल पर रखा गया था, यानी आवर्त सारणी के बाहर रखा गया था। एक दोष ये है। और अगला जो दोष था कि समस्थानिक व संभारिकों का स्थान निश्चित नहीं है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक और संभारिक की कोई बात नहीं की गई है और इनकी आवर्त सारणी को इनका स्थान नहीं दिया गया। देखिए जब समस्थानिक और संभारिकों की खोज उस समय हुई ही नहीं थी तो इनमें स्थान ना होना ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई। जब खोज ही नहीं हुई है तो स्थान कहां से रहेगा। चलिए अगला इनका जो दोष था कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया है। जैसे आर्गन जो है पोटेशियम से पहले रखा गया है। अगला जो इनका गुण है, समान तत्वों को अलग अलग जबकि असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है। यानी समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग तथा असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। तो ये जो है इनका ये प्रमुख, ये भी जो है एक दोष था। और अगला जो इनका दोष है कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखने से इनकी तालिका में अनियमितता आ गई। यानी आवर्त सारणी में भाई सब तो आप ठीक ठीक बनाए हो और लास्ट में 8वां जो वर्ग बनाए हो उसमें 3 तत्व एक साथ रख दिए हो। तो ऐसी तालिका थोड़ी होती है, तालिका बनाओ तो एक क्रम में बनाओ। तो ये इनका भी एक दोष था कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखने से अनियमितता आ गई है। तो इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी के ये प्रमुख दोष थे। तो ये तो था मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है तथा इनके लक्षण कौन से हैं तथा इनका लाभ क्या है और इनके दोष कौन से हैं। अब हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे कि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या था या आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले द्वारा बनाई गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।